हम कर रहे थे कि लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड अ चेंज। अब उनको क्या चेंज चाहिए थी? लिबरल्स और रेडिकल्स कौन थे? जो फैक्ट्री ऑनर्स थे या वो जो एम्प्लॉय कर रहे थे, उनको क्यों चाहिए थी? बिकॉज दे वर ऑफन, कौन थे वो? बिकॉज दे वर ऑफन प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड एम्प्लॉयर्स, जो लोगों को अपने पास काम पर रखते हैं। अब उनको ये चेंज क्यों चाहिए था? हम ये पढ़ रहे हैं कि इनको चेंज क्यों चाहिए था, व्हाई दे वांट द चेंज। इट्स बिकॉज दे वांट एजुकेटेड एंड हेल्दी पॉपुलेशन। वो चाहते थे कि जो लोग उनके यहाँ काम कर रहे हों वो एजुकेटेड हों और हेल्दी, उनकी हेल्थ भी अच्छी हो। वो ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि उनको लगता था अगर लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे, उनके पुअर वेजेस होंगे, तो लोगों के पास टाइम नहीं होगा एजुकेशन के लिए और वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। दूसरी बात थी कि जब उनको नहीं मिलता था तो वो अनएम्प्लॉयमेंट भी होती थी, हाउसिंग की प्रॉब्लम थी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, तो साफ सफाई कहीं नहीं थी, हेल्थ तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी उनकी, और एजुकेशन भी वो नहीं ले पा रहे थे क्योंकि लॉन्ग वर्किंग आवर्स से इतना काम करने के बाद वो लोग वैसे ही थक जाते थे जो उनके एम्प्लॉयज होते थे। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे वो यहाँ भी अपना फायदा देख रहे थे। अब उनका फायदा क्या था? अगर उनकी जो एम्प्लॉयज होंगे वो एजुकेटेड और हेल्दी होंगे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। एजुकेटेड होंगे तो वो नए आइडियाज ला सकते हैं, वो उनको किसी काम में हेल्प कर सकते हैं। हेल्दी होंगे तो वो ज्यादा काम कर सकते हैं, तो वो खुद भी फ्री इजीली होते थे। अब इसका जो दूसरा है कि उनको क्या प्रॉब्लम थी? जब उनके तो काम है, वो लोगों को उन्होंने रखा है, उनके बारे में सोचे, लेकिन इनको क्या प्रॉब्लम है इस चीज में? तो दे हैड अ प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड अरिस्टोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव्स रेजिम एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप आफ्टर 1815। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ओल्ड अरिस्टोक्रेसी और कंजर्वेटिव्स रेजिम क्या थी। जो पुराने ट्रेडिशन से राजा महाराजा थे तो इनको इनके अंडर काम करना पड़ता था, जैसे रूल्स रेगुलेशंस ये निकालते थे उनको उसे फॉलो करके ही काम करवाना पड़ता था। अब वो अपनी मर्जी से इनके जो वर्किंग आवर्स थे वो कम नहीं कर सकते थे, उनकी पेमेंट नहीं बढ़ा सकते थे, तो उनको इनके रूल्स के अंडर काम करना पड़ता था। इसीलिए ये लोग चेंज चाहते थे, इन्होंने भी इसीलिए इसमें वो किया। अब हम बात करते हैं कि यूरोप आफ्टर एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप आफ्टर 1815। अब यहाँ पे हम 1815 की बात क्यों कर रहे हैं कि ये कब ये एस्टैब्लिश्ड हुई? 1815 में हुई। अब हम यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे। हमने वहां पढ़ा था कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे जो है किंगडम में आए थे। अब वो किंग बने थे, उनके टाइम में डेमोक्रेसी भी आई और वो डिक्टेटर भी बन गए थे, एक तरह से डिक्टेटरशिप भी शुरू हो गई थी। तो कंजर्वेटिव्स रेजिम एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 1815। तो नेपोलियन जो बोनापार्टे थे उनका 1804 में उनको किंग की पोजीशन मिली थी और 1815 में क्या हुआ था कि जो दूसरे जब ये डिक्टेटरशिप आई, जब ये सब चेंज हुआ कि मोनार्की सिस्टम खत्म होगा, लोगों का इसमें काम शुरू होगा, डेमोक्रेसी आएगी, तो जब वो 1815 में डेमोक्रेसी आनी शुरू हुई, जो दूसरे राजा थे उन्होंने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया और उसके जो किंगडम था उसके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। मींस जो 1789 में डेमोक्रेसी का टाइम शुरू हो चुका था, जो चेंज आइडियोलॉजी का आ चुका था, चेंज आना शुरू हो गया था, वो 1815 में अगेन दोबारा से मोनार्क सिस्टम आ गया। कैसे आया? जो पुराने दूसरे राजा थे वो नहीं चाहते थे अब वो चेंज हो, तो उन्होंने उसको ओवरकम कर लिया था और काम शुरू कर दिया। रेवोल्यूशन, अब ये जब चेंज आया दोबारा, इससे क्या हुआ कि फिर से लोगों ने चेंज के लिए जुड़ना शुरू किया। अब जो था ये वर्ल्ड वाइड शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ? रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम फ्रांस, इटली, जर्मन एंड रशिया वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। इन्होंने मिलकर जो वहां के अब एग्जिस्टिंग मोनार्क्स थे, जिन्होंने नेपोलियन को हराया था और इसके किंगडम पर अपना कब्जा कर लिया था, जो वहां पे अब रूल्स करने लगे थे, वही ओल्ड अरिस्टोक्रेसी और कंजर्वेटिव्स थे। तो इनको हटाने के लिए इन लोगों ने वहां पे काम शुरू किया। अब दे टॉक्ड ऑफ नेशंस, उन्होंने अपने देश के बारे में, अपने उसके बारे में सोचना शुरू किया। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं
कि रेवोल्यूशनर्स कौन होते हैं, जो चेंज चाहते हैं, जैसे कि लिबरल्स और रेडिकल्स। अब नेशनलिस्ट कौन होते हैं, जो अपने देश के बारे में सोचते हैं, उनको हम बोलते हैं नेशनलिस्ट। तो दे टॉक्ड ऑफ नेशंस, तो वो नेशनलिस्ट थे, ये जो इन लोगों ने बोलना शुरू किया। इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, वो चाहते थे कि सब लोग इक्वल हों, सब लोगों के पास बराबर का हक हो। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि लिबरल्स चाहते थे कि उनके वर्किंग आवर्स कम कर दें, उनको अच्छी पेमेंट मिले, थोड़ी हाउसिंग और सैनिटेशन की भी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। एग्जाम्पल थी इटालियन नेशनलिस्ट गिउसेप्पे मज़ीनी। अब ये कौन थे, ये एक राइटर थे, इन्होंने बहुत सारी लेटर्स लिखी हैं, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जो कि वर्ल्ड वाइड पढ़ी जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रेवोल्यूशनर थे वो लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे। नेशनलिस्ट में हम कह सकते हैं जैसे महात्मा गांधी थे, वो नेशन के बारे में सोचते थे, तो वो नेशनलिस्ट थे। अब जो रेवोल्यूशनर नेशनलिस्ट थे, तो हम वो गिउसेप्पे मज़ीनी को बोल सकते हैं कि वो रेवोल्यूशनर थे, नेशनलिस्ट थे। वो इसके बारे में चाहते थे कि देश में चेंज हो, और लोगों ने उनकी जो लेटर्स थी, जो उनकी बुक्स थी, उनको वर्ल्ड वाइड पढ़ना शुरू किया। तो आई होप कि बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम इसमें जो चेंज है, मोनार्क सिस्टम खत्म होने के बाद दोबारा से मोनार्क सिस्टम आ गया था, और उसको फिर से ओवरकम करने के लिए फ्रांस, इटली, जर्मन और रशिया से जुड़ने शुरू हुए। और गिउसेप्पे मज़ीनी जो इटालियन नेशनलिस्ट थे, उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और उनके ही उसमें ये सारा जो लोगों ने चेंज आना शुरू किया। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग करेंगे सोशलिज्म आइडियोलॉजी के जो उनकी सोसाइटी की आइडियोलॉजी थी, अब वो क्या है, क्या चेंज है। थैंक यू।